नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हां, यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आने के बाद से हर किसी की जुबान पर टॉपर्स की कहानी है। हर कोई उन बेटियों से बात कर रहा है जिन्होंने यूपीएससी के इस एग्जाम में कामयाबी का परचम लहरा दिया। बेटियों ने यूपीएससी की लिस्ट में टॉप 4 में जगह बनाई, तो वहीं टॉप 10 की लिस्ट में 4 बेटों ने भी कामयाबी हासिल की है। ये टॉपर्स देश के होनहार हैं, देश के विकास में और जन कल्याण में अहम योगदान देते हैं। इन टॉपर्स में टॉप की अफसर बेटियां और बेटे हैं। देश में तरक्की और सूझबूझ से शासन प्रशासन को चुस्त और लोगों के हित के लिए काम करना इनकी मंशा है। इन्हें पूरी उम्मीद है कि ये इस काम में आगे सफल होंगे। और इस वक्त मेरे साथ इसी आईएएस की परीक्षा, जिसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है, उसकी टॉपर नंबर 1 रैंक होल्डर इशिता किशोर इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं उनसे बातचीत शुरू करता हूं। इशिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इशिता, जो पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, मुझे भी पता है और सबको पता है कि उसका जवाब क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे सवाल इसलिए पूछूंगा क्योंकि जो उसमें भावनाएं हैं और उसमें जो खुशी है वो आपके शब्द भर पाएंगे। कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत प्यार मिल रहा है हर तरफ से, तो बहुत लोगों को गर्व हो रहा है। एंड इस बात की भी खुशी है कि पहले 4 रैंक्स इस बार महिलाएं रही हैं, तो बहुत तरह की खुशियों की लहर है चारों ओर। सबसे पहले किसको बताया आपने कि आप पास हो गई? ना सिर्फ पास हुई हैं बल्कि नंबर 1 रैंक हासिल की है। मैं और मेरी मदर हम साथ ही में रिजल्ट देख रहे थे, तो बिल्कुल वो बगल में ही थी और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एकदम 7वें आसमान पर थे। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। ये सोचा था कि एग्ज़ाम में नंबर 1 रैंक मिलेगी? देखिए, मेहनत की थी तो आपको ये तो होगा ज़रूर कि हाँ मैं पास कर लूँगी, लेकिन ये सोचा था कि नंबर 1 रैंक और हर किसी की ज़ुबान पर मेरा नाम होगा? मतलब एम्बिशन तो रखा था कि हाँ किसी भी फील्ड में जाए तो उस फील्ड का बेस्ट होके दिखाएं, वो हमारा एम्बिशन रहता है। दैट इज द अल्टीमेट थिंग फॉर अस। बट उसका सच हो जाना, वो एम्बिशन सच आ जाना, दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। एंड मेहनत तो बहुत लोगों ने की, बहुत लोगों ने मेरा साथ भी दिया है इस जर्नी में, तो सभी के लिए बस बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, और यूपीएससी जिसको तो टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर रहा होगा। आपका मोटिवेशन क्या था? आई थिंक मोटिवेशन ऐसी चीज़ होती है जो वजह होती है कि आप शुरुआत क्यों करते हैं, लेकिन लंबे समय तक वो आपका डिसिप्लिन होता है, वो आपकी हैबिट होती है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरा मोटिवेशन था कि मुझे पब्लिक सर्विस में बहुत रुचि थी एंड मुझे लगा ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं बहुत दूर तक लोगों की ज़िंदगी इम्पैक्ट कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। यही जो बात आपने कही ना कि इसलिए आपको लगा कि एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ये किक कब आपको मिली कि नहीं, बनना है तो मुझे आईएएस बनना है, देश की सेवा करनी है? कोई एक टाइम ऐसा होगा, स्कूल डेज थे, कॉलेज डेज थे, कब ये सोचा कि नहीं अब करना है तो यही करना है? जी बिल्कुल, जब मैं नौकरी कर रही थी, मैंने कॉर्पोरेट में अर्नस्ट एंड यंग में 2 साल नौकरी की है, एंड तब मैंने सोचा कि क्या मेरा लॉन्ग टर्म करियर प्लान होना चाहिए। अगर 3 से 4 डेकेड में अगर हम एक करियर कल्टिवेट करते हैं अपने लिए, तो मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। बहुत सोचने और समझने के बाद मुझे लगा कि हाँ, जॉब छोड़ के और बाकी प्लान्स को रोक के आई शुड ट्राई एंड मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यही मेरा पैशन है। अच्छा, अब जॉब आप कर रही थी तो जाहिर सी बात है एक अच्छी जॉब आप कर रही होंगी। उस वक्त कभी दिमाग में ये नहीं आया कि नहीं जॉब छोड़ रही हूँ, जॉब को रिस्क कर रही हूँ, जॉब सेक्रीफाइस कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाके कुछ पछतावा हो? ये सब चीज़ें घूमती हैं दिमाग में, नहीं घूमती? जी बिल्कुल घूमती हैं, एंड बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन था, बहुत वेल थॉट ऑफ था। एंड ऐसा नहीं है कि अचानक से जॉब छोड़ दी, बहुत स्ट्रैटेजाइज किया और सोच समझ के किया। पर लगा कि हाँ, मैं सभी अपने यूथ को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि है और आप अपना 100% देने को तैयार हैं, तो वो रिस्क लेना भी ठीक है। इस रिस्क में आपकी फैमिली, आपकी मम्मी आपके साथ थी, उनको आपने बताया होगा ज़रूर कि नहीं भाई मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ? मम्मी ने कुछ इफ एंड बट कहा होगा कि नहीं छोड़ना है या क्या करना है, कुछ हुआ होगा ऐसा कुछ ना कुछ? इतना मैं डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कई बार होता है कि बाहर से दबाव आ जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन हो।
क्योंकि जैसा इमोशनल स्ट्रेंथ आपको चाहिए वो एक्सटर्नल नहीं हो सकता, आपको खुद ही डिसाइड करना है। इसलिए मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की, मैंने खुद ही बहुत अच्छे से सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ, और जब जवाब साफ था तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। तो फिर साथ मिला घर वालों का कि नहीं ठीक है आप ठीक सोच रही हैं, आगे बढ़िए? जी बिल्कुल, घर वालों ने हर चीज़ में साथ दी है। अगर जॉब करना था तो उसमें भी साथ दिया, एंड अगर पढ़ना था तो उसमें भी साथ दिया। तो उनका बस ये था, अगर आप क्लियर हो अपने मन में, अगर आप बिल्कुल क्लियर हो कि यही मेरा पाथ है, तो बस अनकंडीशनल सपोर्ट था उसके बाद। तो तैयारी किस तरीके से की? आप बता रही हैं आप जॉब कर रही थी, जॉब छोड़ने के बाद से लेकर अब तक ये कितना लंबा एक पीरियड रहा जिसमें आपने तैयारी को डेडिकेशन से किया? क्योंकि अब सब लोग ये जानना चाह रहे हैं, खासतौर पर वो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, इस परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं, कितना टाइम आपको लगता है कि प्रिपेयर करने के लिए चाहिए किसी को? जी बिल्कुल, समय तो चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, तो आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी भी आप कवर अप कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल और हर चीज़ की तैयारी, मुझे लगता है 1 साल आपको, अगर आप फुल टाइम भी नहीं, लेकिन 1 साल उस माइंडसेट में रहना पड़ता है कि हाँ अगले साल अटेम्प्ट देना है, तो उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, स्ट्रैटेजाइज करना शुरू कर दें। आपने कब नौकरी छोड़ी थी? मैंने 2019 में अपनी नौकरी छोड़ी थी, और 2020 में फिर मेरा पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, तो ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था? जी बिल्कुल। थर्ड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब मेंस क्लियर हुआ था या नहीं? मैं पहले दोनों अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, ओके। एंड इस अटेम्प्ट में पहली बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। अच्छा, अब 2019 में आपने नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ने के बाद फिर आपने 2020 में पहला अटेम्प्ट किया, आप बता रही उसमें नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में जाकर हुआ। तो ये फर्स्ट और सेकंड का जो ये 1 डेढ़ साल 2 साल का फेज था, इसमें कभी ऐसा हुआ कि यार ये तो बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा हमसे, छोड़ देते हैं, पुरानी नौकरी अच्छी थी? मतलब डर तो लगता है, और वो एक सेल्फ डाउट आता है कि कहाँ गलत जा रही हूँ मैं, पर ऐसा नहीं था कि फाउंडेशनली मैं छोड़ दूँ कि नहीं ये छोड़ देते हैं। मैं ऐसे अचानक डिसीजंस नहीं लेती हूँ, बहुत सोच समझ के सोचा था। एंड सिविल सर्विसेज एक लंबी जर्नी है, बहुत जल्दी अपने आप को जज भी नहीं करना चाहिए, तो अपने आप को वक्त दें, और अगर आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है तो, और इमोशनल सपोर्ट है, तो फिर एक अटेम्प्ट और देने की आप में स्ट्रेंथ आ जाती है। अच्छा, अब आपकी तैयारी पर आते हैं। आपने बताया कि 2019 में नौकरी छोड़ने के बाद आपने तैयारी शुरू की। क्या आप टिप्स देंगी ऐसे लोगों को जो तैयारी करना चाहते हैं? कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है, या फिर घंटों में नहीं बांटना है, कैसे तैयार करना है? सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, पर मेरे हिसाब से यही था कि एक डिसिप्लिन मिनिमम तो बनाना पड़ेगा। वो एक स्टैमिना होना चाहिए कि दिन में 7 से 8 घंटे हम पढ़ पा रहे हैं लगातार, और ये नहीं कि सिर्फ किताब खोल के बैठे हैं। वो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उन 7-8 घंटों में। तो वो कल्टिवेट करने में मुझे भी वक्त लगा, क्योंकि मैं जॉब छोड़ के आ रही थी, वहाँ एक अलग माहौल रहता है। तो थोड़ा समय दें अपने आप को, गिव योर सेल्फ टाइम, एंड उसको इंक्रीज करते रहें, अपने घंटे बढ़ाते रहें, एंड फिर तो सिलेबस भी बढ़ता ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बड़ा कंफ्यूजिंग लगती है लोगों को, इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन कि क्या सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, इसको आप क्या सजेस्ट करेंगी? जी, यहाँ पे भी मेरा एक थोड़ा अनकन्वेंशनल चॉइस रहा था। मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में है, लेकिन मैंने अपना ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर लिया। तो यहाँ मैं सबको यही कहूँगी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ यू कैन स्टैंड आउट, एंड आप बहुत ध्यान से चुने, जहाँ प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करके उससे डिसाइड करें। तो पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर बहुत ही कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, मेरी दिलचस्पी भी थी, तो पढ़ना आसान हो गया था, और मुझे लग रहा था कि मैं लिख भी अच्छा सकती हूँ, इसीलिए मैंने पीएसआईआर चुना, इवन दो इकोनॉमिक्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है। तो जब इंटरव्यू आपका हुआ था तो क्या सवाल आपसे पूछे गए थे, क्या उनका जवाब था? ज़रा 2-1 अगर आपको याद हो तो बताइए। इंटरव्यू बहुत ही कॉर्डियल और बहुत ही कंफर्टिंग एनवायरनमेंट था। उन लोगों ने बहुत आराम से बात की, एंड एक अच्छा सवाल ये था कि आप स्पोर्ट्स की नॉलेज को, अपनी, आप स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, उसको कैसे यूज़ करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा था। इसमें मैंने मतलब जैसे हम बात करते हैं कि एक टीम वर्क जो हम समझ जाते हैं एक टीम में रह के, वो सिविल सर्वेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दे डू नॉट वर्क इन साइलोज, दे वर्क इन अ टीम। तो वो एक जवाब दिया था, और ये भी कहा था कि हार जीत थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाती है अर्ली ऑन इन लाइफ। सक्सेस, फेलियर, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं अफेक्ट करती अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं। तो शायद वही चीज़ मुझे मेरे पहले दोनों अटेम्प्ट्स में मुझे हेल्प किया कि फेलियर के बाद भी मैं चलती रही।
कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं आप? मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं बचपन से, बट सबसे ऊंचे लेवल पर मैंने फुटबॉल खेला है। मैंने सुब्रोतो कप खेला था 2012 में। ओके, तो अब मैं वापस तैयारी पे आता हूँ। किस तरीके से आप नोट्स बनाती थी, क्या करती थी? और एक चीज़ और है, बड़ा लोग कहते हैं कि यार ये तो जो आईएएस को क्लियर कर लेता है तो अलग ही दुनिया से आते हैं, ये पता नहीं टीवी भी देखते होंगे नहीं देखते होंगे, ये पता नहीं मोबाइल चलाते होंगे नहीं चलाते होंगे, ये पता नहीं सोशल मीडिया पर जाते होंगे या नहीं जाते होंगे। आप ये सब करती थी? जी, मतलब 2 दिन पहले तक तो मैं भी यही सोचती थी कि ये आईएएस जो होते हैं वो किस मिट्टी के बने होते हैं और वो क्या सोचते हैं। तो हम सब जानना चाहते हैं कि जिनको सफलता मिल गई है। थोड़ा एक संतुलन बनाने की कोशिश की थी सोशल मीडिया और अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में, बट हाँ थोड़ा सा रिस्ट्रेंट करना पड़ता है। बट प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आपका कट ऑफ ना हो, आप कनेक्टेड रहें अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि जो इमोशनल सपोर्ट वहाँ से मिलता है इतनी लंबी जर्नी में वो बहुत ज़रूरी है। तो टीवी में आप किस तरह के शोज देखती थी, न्यूज़ देखती थी, क्योंकि देखिए हर टाइम पढ़ते रहना तो फिर एग्जॉस्ट कर देगा। खुद को एंटरटेन करना भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, एक लाइट माइंड होकर फिर, ताकि आगे आप दोबारा दुगनी तैयारी के साथ आगे पढ़ सकें। जी बिल्कुल, ब्रेक लेने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और थोड़ा पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है। अगर हम कॉन्स्टेंटली मतलब मायोपिक हो जाते हैं, अगर बहुत पास से देखते रहें तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस लेके दोबारा शुरू करना ज़रूरी है। टीवी सीरीज़ मैं काफ़ी देखती थी, मतलब नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम पे जो भी सीरीज़ आती थी मुझे बहुत पसंद थी। मूवीज़ भी? मूवीज़ मुझे बॉलीवुड मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मसाला मूवीज़? मसाला तो पता नहीं, बट हाँ थोड़ी एंटरटेन। हाँ, दंगल जैसे एक पिक्चर थी जो मुझे बहुत पसंद थी, तो चक दे इंडिया भी मुझे बहुत पसंद थी। तो ऐसी थोड़ी स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज, थोड़ी बायोपिक्स मुझे पसंद है। तो मूवीज़ देखने का भी शेड्यूल होता था कि भाई हफ्ते में एक ही देखनी है, या जब मन किया तब देख लिया? मतलब जब मन किया, अगर कुछ ऐसा आया है जो मैं देखना चाहती हूँ तो मैं ट्राई करती थी कि अगले हफ्ते में मैं उसको एडजस्ट कर लूँ कहीं ना कहीं, अगर इतना मन है। थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो वो हमारे ब्रेक्स भी स्ट्रेटेजाइज हो सकते हैं। फिर उसको कंपनसेट करने के लिए ऐसा तो नहीं कि 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है आज? नहीं, 3 घंटे का ब्रेक तो हम ले ही लेते हैं, बाकी ब्रेक्स कम कर देती थी कि ठीक है आज यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि आज मैं पिक्चर देख रही हूँ। तो पढ़ती तो मैं उतना ही 8 घंटे ही थी, तो बाकी के टाइम को फिर मैनेज करती। अच्छा, एक इसमें आईएएस में कई सारे फेजेस होते हैं। एक तो प्री हो गया, प्री आपने निकाल लिया, थोड़ा सा मेंटल पीस हुआ कि हाँ प्री निकाल लिया। फिर मेंस, इंटरव्यू से पहले टेंशन थी किसी तरह की कि भाई 2 फेज तो मैंने निकाल लिए हैं, इंटरव्यू से पहले क्या चल रहा था दिमाग में जब आप जा रही थी अंदर इंटरव्यू देने के लिए? आई थिंक इंटरव्यू ऐसा स्टेज है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जाती है कि आप इतनी दूर आ गए हैं, तो बहुत उम्मीद रहती है कि अब हम आगे ही निकल जाएं, क्योंकि फिर जस्ट बाद प्रीलिम्स भी होता है। तो बस उसी उम्मीद में मैं भी थी बाकियों की तरह कि जितना मैंने सोचा है मैं उतना पूरा करके आ जाऊँ इंटरव्यू में। मेरा हमेशा रहता है कि मैं बस अपना बेस्ट दे पाऊँ। एंड इंटरव्यू के पहले भी आई फेल्ट कि हाँ बस इतना हो पाए कि जो वो मुझसे पूछ रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ मैं आंसर कर पाऊँ। दूसरों से तुलना करने का कोई मैं वो नहीं रखती हूँ। और जब इंटरव्यू देकर बाहर निकल रही थी तब संतुष्ट थी कि जो जवाब मैंने दिए हैं सामने जो इंटरव्यूअर हैं वो ठीक है? संतुष्ट थी आप कि हाँ अच्छा हुआ मेरा इंटरव्यू? हाँ, उस टाइम जो फर्स्ट फीलिंग होती है लगता है कि हाँ ठीक तो हुआ था, बट ये भी लग रहा था कि शायद थोड़ा छोटा था मेरा इंटरव्यू, या हम बहुत ओवर थिंक करने लगते हैं बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को। तो मैं यही कहूँगी कि सब लोग ही ओवर थिंक कर रहे हैं। वी ट्राई टू रिविजिट दैट मोमेंट, अपने दिमाग में रिप्ले करते रहते हैं कि अच्छा ये मैंने क्या बोला था। तो वो नेचुरल है एंड मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि आप तो टॉपर हैं, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी जा सकती हैं, आप आईएएस बन सकती हैं, क्या आपने सोचा है, क्या चुनेंगी? हाँ, बहुत टफ चॉइस था। आई थिंक दोनों ही हमारी फोरमोस्ट सर्विसेज हैं एंड बट जब चुनना पड़ा तो आई थिंक थोड़ा सा वो वे हो गया आईएएस के डायरेक्शन में, क्योंकि हम ग्रास रूट्स लेवल पे गवर्नेंस डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं और इंडिया में ही बेस्ड रह के मैं अपनी कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और मुझे ये बेहतर लगा। एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं ना, प्रशासक जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके हाथों में बहुत कुछ पावर्स होती है, बहुत सारी पावर्स होती है। क्या आप ऐसा सोचती हैं कि जब आप आएंगी एक्टिव सर्विसेज में, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको लगता है कि समाज में चेंज करने की ज़रूरत है और आप उसके लिए प्रयास करेंगी?
जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको हमें पावर नहीं देखना चाहिए, इसको हमें ट्रस्ट देखना चाहिए। किसी और ने अपनी जिम्मेदारी आप पे सौंपी है, दिस इज अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं बस यही चाहूंगी कि ये परसेप्शन बना रहे, एक पब्लिक सर्विस का परसेप्शन बना रहे एंड हम बिल्कुल पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस कर पाएं, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं वो समझ पाएं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी रखें कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं। तो यही मेरा अप्रोच है।